हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको आवर। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास नंबर 14 लेक्चरर कैडरे इकोनॉमिक्स के लिए। जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, यूनिट स्टार्ट की है, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और आपके जो अपडेटेड सिलेबस है, मतलब कि जो नया सिलेबस अपलोड किया गया है 2026 का, उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में नेक्स्ट टॉपिक बनता है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ये मैंने पिछली क्लासेस में ब्रीफ में बताया था, बट अब आपके सिलेबस में ये अलग से टर्म मेंशन है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, तो हमें इसे डिटेल में स्टडी करना होगा। तो आज की क्लास में हम ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे कि WARP क्या होता है, उसकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, SARP क्या होता है, उसकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी टॉपिक आप पढ़ो, आपको ध्यान रखना है वो टॉपिक किस इकोनॉमिस्ट ने दिया और किस ईयर में दिया है। तो हम पढ़ रहे हैं रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, तो ये दी है पॉल सैमुएल्सन ने दिया 1938 में। ये एक बिहेवियरिस्ट अप्रोच है, ठीक है। जितने भी हमने अभी तक टॉपिक किए हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी के, कार्डिनल यूटिलिटी के, मतलब के मार्शल वाले और हिग्स और एलन वाले, वो सारे टॉपिक हमारे साइकोलॉजिकल थे। मतलब हम देख रहे थे कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके दिमाग में उसके लिए कितना सेटिस्फेक्शन जा रहा है किसी एक यूनिट और एक कमोडिटी का, ठीक है। बट इसमें RPT में हम एनालाइज करेंगे कंज्यूमर की डिमांड उसके एक्चुअल ऑब्जर्व्ड बिहेवियर में, जो मार्केट में देखा जाएगा कि मार्केट में एक्चुअली वो क्या चीज़ ले रहा है, क्या किसे छोड़ रहा है, किसे ले रहा है, उसके एक्चुअल बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में। इसीलिए इसको बिहेवियरिस्ट अप्रोच बोला जाता है, ठीक है। इसमें हम लॉ ऑफ डिमांड इस्टेब्लिश करते हैं, बट बिना किसी IC कर्व्स का यूज़ किए हुए। ये हिंदी में मैंने यही लिखा है। सैमुएल्सन ने 1938 में ये थ्योरी दी थी, जिसमें कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे मार्शल और हिग्स की थ्योरी थी, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल थी, उसमें सिर्फ दिमाग के सेटिस्फेक्शन की बात की जाती थी। बट जो RPT है, इसमें एक्चुअल मार्केट बिहेवियर देखा जाता है कि एक्चुअली कंज्यूमर मार्केट में जाके क्या चीज़ खरीद रहा है, क्या अपनी प्रेफरेंसेस रिवील कर रहा है। इसमें हम IC की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक एजम्पशंस, जो आपके MCQ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब होता है बहुत सोच समझ कर चलना। एक कंज्यूमर है, मार्केट में इतना सोच समझ कर अपना पैसा खर्च करता है ना, कि उसका सिर्फ मेन मोटिव ये होता है कि उसको ज़्यादा फ़ायदा मिले कम पैसों में, कि उसने अपनी मैक्सिमाइज़ करनी है सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर ढंग से सोच कर चल रहा है और अपना फ़ायदा चाहता है। कंसिस्टेंसी में क्या है, कंसिस्टेंट रहेगा वो अपनी चॉइसेस को लेके। ये हमारी मेन एजम्पशन है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की। इस पर क्या बताया गया है कि अगर एक सिचुएशन है जिसमें बंडल A को चूज़ किया गया और बंडल B, देखो एक बजट लाइन पे दोनों ही बंडल हैं A और B, बट वो अपनी प्रेफरेंसेस चूज़ कर रहा है, A को चूज़ कर रहा है ओवर B, तो किसी और कंडीशन में, किसी और सिचुएशन में वो B को ओवर A प्रेफर नहीं कर सकता, वो दूसरी सिचुएशन में भी A को ही चूज़ करेगा। इसे कंसिस्टेंसी बोलते हैं, कि वो हर सिचुएशन में कंसिस्टेंट रह रहा है अपनी चॉइसेस को लेके, ठीक है। देखो, The consumer cannot choose B over A in an identical situation where both are affordable. दोनों बंडल उसे अफोर्डेबल थे, दोनों उसकी बजट लाइन के ऊपर थे, A और B, बट वो A को चूज़ कर रहा है ओवर B, तो वो किसी दूसरे कंडीशन में B को चूज़ नहीं कर सकता ओवर A। अगर एक ही बजट लाइन पे दोनों ऑप्शंस हैं, तो कंज्यूमर ने A को चुना है, तो वो किसी दूसरी कंडीशन में B को नहीं चुन सकता, ठीक है। यही होता है हमारा कंसिस्टेंसी। और इसकी थर्ड अजम्पशन है हमारे पास ट्रांसटिविटी। ट्रांसटिविटी का मतलब क्या है कि अगर कंज्यूमर ने A को प्रेफर किया है किसी एक सिचुएशन में B ओवर B को प्रेफर करेगा ओवर C, देन किसी और सिचुएशन में वो ऑटोमेटिकली A को ही प्रेफर करेगा C। इसे हम बोलते हैं ट्रांसटिविटी। मैं इसको लिख के बता देती हूँ। A को अगर उसने B से प्रेफर किया है, B को उसने अगर C से प्रेफर किया है, तो ऑटोमेटिकली वो A को C से प्रेफर करेगा, ठीक है। यही है हमारा ट्रांसटिविटी। नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी। हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, तो कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को बढ़ा देगा नॉर्मल गुड के केस में। तो ये थी हमारी 4 अजम्पशन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की। अभी तक हमने पढ़ा कि रिवील्ड प्रेफरेंस किसने दिया, किस ईयर में दिया, वो कौन सी अप्रोच है, और उसकी 4 अजम्पशंस। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिवील्ड प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है क्या।
देखो, रिवील्ड प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस को रिवील करता है फॉर कॉम्बिनेशन ए ओवर अनदर कॉम्बिनेशन बी, और उनके प्राइजेज और इनकम गिवन है, बोथ ए एंड बी आर अफोर्डेबल। तो कंज्यूमर चूज़ करता है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है, ए ओवर बी, ठीक है। तो उसने रिवील कर दिया मार्केट में कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, ए। वो बी को चूज़ नहीं कर रहा है, दोनों कॉम्बिनेशन उसे अफोर्डेबल है, ठीक है, ए और बी दोनों ही अफोर्डेबल है, बट वो किसको चूज़ कर रहा है, ए को चूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, उसने अपनी प्रेफरेंस को रिवील किया है, साफ साफ दिखाया है मार्केट में कि मुझे ए पसंद है, ठीक है। अब इंग्लिश में भी देख लो एक बार, ये ना आप, मैं इसको करेक्ट कर दूँगी, एक बार आप इसे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे ए ओवर बी आएगा। नेक्स्ट है, जब मार्केट में दो कॉम्बिनेशन है ए और बी और उनका दाम सेम है, वो बजट लाइन के अंदर है और अफोर्ड कर सकता है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर फिर भी ए को ही खरीदता है। इसका मतलब उसने खुद की अपनी चॉइस को दिखा दिया है, रिवील कर दिया है कि उसे ए ज़्यादा बेहतर लगता है, ठीक है। अब डायग्रामेटिकली एक बार देख लो, विजुअल अंडरस्टैंडिंग, ये जो B1 है हमारी, देखो यहाँ पे ए और बी दो कॉम्बिनेशन है, बट उसने ए को चूज़ किया है बजट लाइन B1 के ऊपर, ठीक है। दोनों B1 के ऊपर थे, ए भी और बी भी। एक बार मैं इरेज कर देती हूँ, ये देखो, ये जो बजट लाइन है B1 वाली, दोनों कॉम्बिनेशन ए और बी B1 के ऊपर ही हैं, बट उसने ए को चूज़ किया है, बी को नहीं, तो उसने अपनी प्रेफरेंस को रिवील किया है। एक बार विजुअल अंडरस्टैंडिंग पे देखो, मैंने डिस्क्राइब किया है, लुक एट द पॉइंट ए ऑन द बजट लाइन B1 इन द डायग्राम अबव, व्हेन द कंज्यूमर चूजेस पॉइंट ए, ऑल अदर पॉइंट इनसाइड और ऑन दैट लाइन वर चीपर और इक्वली अफोर्डेबल। कहते जितने भी कॉम्बिनेशन हैं उस लाइन के ऊपर या उस लाइन के अंदर, वो सब अफोर्डेबल हैं, ठीक है, सब चीपर है, फिर भी कंज्यूमर ने ए को ही चूज़ किया है, तो इसका मतलब उसने अपनी प्रेफरेंस को रिवील किया है ओवर बी। अब इसमें ना दो एग्जाम आते हैं जो हमने पढ़ने हैं, वैसे मैंने ये बता दिया था पिछली क्लासेस में ब्रीफ में, बट अभी हमें इसको डिटेल में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, इसकी मैथमेटिकल कंडीशंस वगैरह जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। पहले आपके पास आता है VARP, जिसे हम बोलते हैं वीक एग्जाम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की गई है, कंसिस्टेंसी की बात की गई है। आपको ये याद रखना है, वीक में कंसिस्टेंसी की बात की गई है। और ये बताया किसने, ये बताया सैमुअल्सन ने। फॉर्मूलेट ये वाला जो VARP है, ये आपको याद रखना है, किसने दिया, सैमुअल्सन ने दिया। उन्होंने बताया कि बंडल ए इज़ डायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर टू बंडल बी, ए को बी के ऊपर चूज़ किया जा रहा है। Then there is no budget scale where B can be directly revealed preferred to A। कहना क्या चाहते हैं सैमुअल्सन, वो कह रहे हैं कि अगर एक सिचुएशन है, एक बजट लाइन है हमारे पास, उसमें ए और बी दोनों हैं, ठीक है, तो किसी और सिचुएशन में, अगर एक सिचुएशन में कंज्यूमर ने बंडल ए को चूज़ किया है, तो किसी और सिचुएशन में बंडल बी को नहीं चूज़ करेगा। उसने अपनी प्रेफरेंस डायरेक्टली बता दी है कि उसकी प्रेफरेंस है ए, ठीक है। तो ये एक बार मैथमेटिकल कंडीशन देखो आप इसकी। तो ये ना जो कंडीशन थी ना, आपको कंडीशन डायरेक्टली याद रखनी है, क्वेश्चन डायरेक्टली कंडीशन में से आएगा, बट जो कंडीशन थी इसमें बहुत सारे सिंबल्स और साइंस थे जो टाइपिंग में नहीं आ रहे थे, तो मैंने इसको अलग से एक पेज पे लिख के आपके लिए यहाँ पे ऐड किया ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ और क्वेश्चन गलत ना करो। तो समझते हैं मैथमेटिकल कंडीशन WARP की, ठीक है। एक है हमारे पास P नोट मान लेते हैं, एक है हमारे पास X नोट। P नोट है प्राइस, X नोट है जो चूजन बंडल है, ठीक है। किसी एक पीरियड में, पीरियड 0 में मान लेते हैं, किसी एक टाइम पीरियड को पीरियड 0, ठीक है, दूसरे टाइम पीरियड को हम मान लेंगे पीरियड 1, तो उसमें प्राइस है P1 और चूजन बंडल है X1। आप समझते हैं WARP की कंडीशन, जिसमें बताया गया है कि अगर P नोट X नोट है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू P नोट X1 है, इसमें X नोट X1 के इक्वल नहीं है, देन इट मस्ट बी P1 X नोट ग्रेटर दैन P1 X1। समझो इसमें क्या है, मैं पहले आपको यहाँ पे ब्रीफ में समझा देती हूँ। ये एक कंडीशन है हमारी जो मैथमेटिकल कंडीशन है, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी एक टाइम पीरियड में, ठीक है,
अगर चाहे एक्स नोट महंगा था, महंगा ही है ना, प्राइस जो है हमारा वो ज़्यादा है, ये साइन देखो, प्राइस हमारा ज़्यादा है एक्स नोट का, फिर भी कंज्यूमर एक्स नोट को ही प्रेफर कर रहा है। एक्स वन फिर भी अफोर्डेबल था, उसके बजट के अंदर था उस टाइम पीरियड पे, फिर भी उसने एक्स नोट को लिया जो महंगा था, ठीक है। तो अब आगे किसी और टाइम पीरियड पे, P1 पे, किसी और सिचुएशन पे, तो अब भी वो एक्स नोट को ही चूज़ करेगा ओवर X1। समझे? ये दोनों कंडीशंस P नोट से आपने ध्यान में रखना है, ये किसी एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। P1 से आपने याद रखना है, ये दूसरे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। चाहे उस टाइम पे एक्स नोट को चूज़ किया, चाहे वो महंगा था, तो किसी और सिचुएशन में वो एक्स नोट को ही चूज़ करेगा ओवर X1, चाहे वो सस्ता हो गया है, ठीक है। अब देखो, पहला पार्ट मैं समझाऊंगी आपको। पहला पार्ट हमारा इस कंडीशन का ये वाला जो मैंने रेड पेन से रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। पहले इसे समझेंगे। इसमें क्या है कि पीरियड 0 के दाम पे, मतलब जो टाइम पीरियड था वहाँ पे पी नोट प्राइस चल रहा था, तो जो बंडल आपने ख़रीदा वो एक्स नोट था, ठीक है। वो नया बंडल जो भी X1 है उससे महंगा था या उसके बराबर था, तभी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो आपकी पॉकेट में, चाहे X1 आपकी पॉकेट में आ रहा था, पर फिर भी कंज्यूमर ने किसको चूज़ करा, एक्स नोट को चूज़ किया। तो ये डायरेक्टली क्या बता रहा है, कंज्यूमर ने अपनी प्रेफरेंस को रिवील किया कि एक्स नोट मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है X1 से। दूसरे पार्ट में, दूसरी वाली मैं इरेज कर देती हूँ, ये वाली चीज़, ठीक है। अब ये हम पढ़ेंगे। ये जो दूसरा टाइम पीरियड है उसमें एक्स नोट ग्रेटर देन PX और X1 है। अब अगर नए पीरियड में, पीरियड 1 में आपने बंडल X1 को ख़रीद लिया, तो नए दाम पर P1 पर आपके पुराने बंडल एक्स नोट आपकी पॉकेट से स्ट्रिक्टली बाहर हो जाएंगे, अनअफोर्डेबल हो जाएंगे, समझे। यानी उसकी कीमत P1 नोट 0 नए खरीदे गए बंडल की कीमत P1 X1 से स्ट्रिक्टली ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे कब वायलेशन आएगी, अगर हमारा P1 नोट 0 लेस देन P1 X1 के हो जाएगा, साइन अगर चेंज हो जाएगा दूसरे टाइम पीरियड में, तो यहाँ पे वायलेशन आ जाएगी। कि मैं सिंपल दोबारा से एक बार बता देती हूँ। देखो, मैथमेटिकल कंडीशन है आपकी कि किसी एक टाइम पीरियड पे आपने एक्स नोट को प्रेफर किया ओवर उसी टाइम पीरियड में X1 की बंडल से, ठीक है। तो ये आपकी है मैथमेटिकल कंडीशन WARP की, कि अगर एक टाइम पीरियड पे आपने एक्स नोट को चुना, चाहे वो महंगा था, आपकी पॉकेट से बाहर था, फिर भी आपने उसे प्रेफर किया ओवर X1, तो किसी और सिचुएशन में, अलग टाइम पीरियड पे आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। ये वायलेशन वाली कंडीशन है, ये आपकी ओरिजिनल कंडीशन है। यहाँ पे भी आपको यही करना था, एक्स नोट को ही प्रेफर करना था। तो ये आपकी नॉन वायलेशन है। मैंने तीनों बता दी। ये ओरिजिनल कंडीशन है। वायलेशन कब होगी, जब ये साइन ऐसे हो जाएगा और आप पे किसी दूसरी सिचुएशन में X1 के बंडल को चूज़ करोगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी प्रेफरेंस कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि वीक एग्जाम के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी ही बताई गई है। अब मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो, यहाँ पे वायलेशन हो जाएगी अगर आपकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, स्ट्रॉन्ग एक्सिम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस SARP, ये फॉर्मुलेट किया हेनरिक ने 1950 में, ठीक है। इट एक्सटेंड्स WARP, इन्होंने बस एक्सटेंड किया WARP को, बस इसमें ट्रांसिटिविटी का वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। अब आपको याद रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, WARP कंसिस्टेंसी को बताता है कि किसी दूसरी सिचुएशन में आप अपनी चॉइसेस नहीं बदल सकते। और जो स्ट्रॉन्ग वाला है SARP, इसका आपको इकोनॉमिस्ट याद रखना है और टाइम पीरियड याद रखना है। इन्होंने बस उसी कॉन्सेप्ट को, वीक वाले को थोड़ा सा एक्सटेंड करके बता दिया और ट्रांसिटिविटी के कॉन्सेप्ट से बताया, ठीक है। इनडायरेक्ट प्रेफरेंसेस बताई हैं कि अगर A को रिवील्ड किया जा रहा है B के ऊपर और B को रिवील्ड किया जा रहा है C के ऊपर, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि C को A के ऊपर प्रेफर किया जाए। तो हिंदी में भी मैंने यही चीज़ लिखी है, ये ट्रांसिटिविटी है, लाता है
चेन में अगर ए बी से है और बी सी से प्रेफर किया जा रहा है तो कभी भी सी से ए प्रेफर नहीं कर सकते। WARP सिर्फ 2 बंडल्स की बात करता है, बट SARP पूरी चेन की बात करता है, मल्टीपल बंडल्स की बात करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो मैं अभी एक बार रिकॉल करवा देती हूँ फिर से कि WARP कंसिस्टेंसी बताता है और 2 बंडल्स के बारे में बात करता है, और जो स्ट्रॉन्ग एक्सिम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस है ये हमें मल्टीपल बंडल्स के बारे में बताता है और ट्रांसटिविटी की बात करता है, ठीक है, जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी। नेक्स्ट आ जाओ, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड द फंडामेंटल रिजल्ट। फाइनल अब इसमें क्या दिखाया जाता है, सैमुअल्सन ब्रेक्स डाउन द प्राइस इफेक्ट यूजिंग RPT। सैमुअल्सन ने ना प्राइस इफेक्ट को तोड़ा है किसकी हेल्प से, RPT मतलब रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की हेल्प से। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फॉल्स, कंज्यूमर उन्होंने बोला कि अगर कंज्यूमर के जो गुड्स की प्राइजेज़ हैं वो गिर जाते हैं तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। हमें पता है, ये चीज़ मैंने बहुत बार बताया अपनी क्लासेस में कि अगर मान लो प्राइस गिर गया तो कंज्यूमर की रियल इनकम, असल में जो कंज्यूमर की रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी, मतलब प्राइजेस का इफ़ेक्ट है रियल इनकम पे वो बढ़ जाएगा। तो कंज्यूमर के पास अब पहले से ज़्यादा पैसा बच जाएगा, ज़्यादा बंडल खरीदने के लिए, ज़्यादा कंजम्पशन करने के लिए, ठीक है। टू आइसोलेट्स द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सैमुअल्सन यूज एन ओवर कंपनसेशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आइसोलेट करने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया, ओवर कंपनसेशन इफेक्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अभी मैं समझाऊंगी क्या क्या बातें कर रही हूँ मैं, कि पहले आप इतना समझो कि सैमुअल्सन ने प्राइस इफेक्ट को तोड़ा किसकी हेल्प से, RPT की हेल्प से। उन्होंने बोला कि अगर गुड्स के प्राइसेस गिरते हैं तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ती है, रियल इनकम बढ़ती है। इन्होंने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अलग दिखाने के लिए ओवर कंपनसेशन इफेक्ट का यूज़ किया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर से कुछ पैसा वापस लिया जाएगा जो उसकी रियल इनकम बढ़ी थी, ताकि वो अपनी ओरिजिनल बंडल पर ही रहे, ठीक है। गिविंग द कंज्यूमर जस्ट इनफ मनी, उतना ही पैसा देना कि वो अपना ओरिजिनल बंडल ही खरीद पाए न्यू प्राइजेस के ऊपर। RPT प्रूव्स दैट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, और RPT के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है रिवील्ड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है नेगेटिव होता है, ठीक है। प्राइजेज और क्वांटिटी डिमांड ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव होगा, ये याद रखना है। टोटल प्राइस इफेक्ट हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। प्राइस इफेक्ट हमें पता है किससे बना है, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट से ही बना है, ठीक है। तो प्राइस इफेक्ट हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा नेगेटिव है। ये हमें लॉ ऑफ डिमांड का वैलिडेटिंग पॉइंट बताता है। अब इसमें समझो ध्यान से, सैमुअल्सन ने दिखाया कि जब प्राइस गिरती है तो रियल इनकम बढ़ती है, बट कंज्यूमर से थोड़ा पैसा वापस लेते हैं ताकि वो पुरानी सिचुएशन में ही आ जाए और वो पुरानी बंडल को ही खरीद सके, उसे ही हम ओवर कंपनसेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसके बाद भी कंज्यूमर या तो वही पुराना बंडल लेगा या सस्ते वाले जो गुड्स हुए हैं उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देगा, पर पुराने से कम नहीं करेगा। इसे नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव किया है। अब एक बार क्विक रिवीजन समझो। इकोनॉमिस्ट कौन है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से एसोसिएटेड? पॉल सैमुअल्सन, इन्होंने 1938 में दिया, बट जो हाउटेकर है उन्होंने ये थोड़ा सा एक्सटेंड किया ट्रांसटिविटी के कॉन्सेप्ट से। ये एक बिहेवियरिस्ट अप्रोच है, ठीक है। इसमें दिमाग की यूटिलिटी नहीं बट मार्केट की जो एक्चुअल शॉपिंग है वो दिखाई जाती है। इसमें 2 बंडल है, लीनियर कंसिस्टेंसी दिखाई जाती है WARP में, और SARP में मल्टीपल बंडल की बात की जाती है और ट्रांसटिविटी बताया जाता है। नेचर ऑफ गुड्स, ये नॉर्मल गुड्स के ऊपर अप्लाई है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी गिवन और इन्फीरियर गुड्स पे रिजल्ट नहीं दिखाती है। आई होप अब आपको सारे कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या चीज़ कैसे काम करेगी। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आई होप आपको पूरा रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी RPT का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी, कौन से की पॉइंट्स, ये सभी मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करना। इसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर रेगुलर अपडेट। प्लस अपना फीडबैक मुझे आज की क्लास का ज़रूर प्रोवाइड करना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आई थिंक स्टैटिस्टिक्स या फिर मैं बिज़नेस स्टडीज़ की लूँगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।